तो जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज आप लोगों ने बच्चे FST 81 का पेपर दिया हुआ है जो कि आपका ऑनलाइन मोड में हुआ है। और उम्मीद करता हूँ पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। और चलिए बच्चे उसी पेपर का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। और पहले फिजिक्स पोर्शन में हम लोग 1 से 23 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जैसा कि सर का हमारे मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी के तहत बच्चे हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला, कह रहे हैं कि दैट इज ml0 t-3 इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, पावर के बाद आपको क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखा है। तो किससे ये क्लोजली एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। अच्छा देखो, अगर हम लोग बात करें पावर की, तो पावर के टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा ml2, ये देगा आपको t-2 अपॉन क्या देगा यहाँ पे t। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा ml2, ये आ जाएगा आपका t-3, ये आपको वैल्यू दे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एसोसिएटेड नहीं है। एनर्जी तो ऑलरेडी क्या है आपको पता ही है, ml2 t-2 है, तो ये पहले ही एसोसिएटेड नहीं है, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अच्छा देख लो भैया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बच्चे क्या होता है, दैट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एनर्जी का तो पता ही है आपको, दैट इज ml2t, क्या होगा आपका -2। एरिया के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे L2, और टाइम के लिए क्या होगा यहाँ पे t होगा। L2 से L2 चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, दैट इज mt, ये होगा आपका -3। तो आई थिंक यही लिखा हुआ है ml0t-3। तो इंटेंसिटी ही बच्चे आपको क्या दे देगा, करेक्ट रिजल्ट दे देगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर। अच्छा चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि चौथा ऑप्शन दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब कोई भी टर्म आपका पोजीशन के साथ चेंज हो तो उसे ही हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, दैट इज डेल्टा v अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा x, दैट इज ये हो जाएगा LT-1 अपॉन क्या होगा L। तो ये चला गया, तो इधर क्या बचेगा आपका, दैट इज t-1, ये आपको दे देगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर नहीं होगा। तो जो ये डायमेंशनल फार्मूला आपका एसोसिएटेड है वो किसके साथ है बच्चे, आपका इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है दैट इज x इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा t प्लस क्या है आपका b एक्सपोनेंशियल बीटा t। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अच्छा वेलोसिटी की बात कर रहा है तो भैया एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो dx/dt जब करोगे यहाँ से, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का a अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा टी प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी बीटा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आपका बीटा टी। ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी के लिए पूछा हुआ है तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक टर्म और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब इसको एक्सीलरेशन भी निकाल देते हैं। क्योंकि अगर एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, अगर क्या होगा नेगेटिव देगा तो आपका रिटार्डेशन हो जाएगा, बेसिक सी बात है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt2। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्सपोनेंशियल क्या देगा आपको बीटा टी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो क्या है बच्चे, आपका पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है तो भैया सीधी सी बात ये है कि हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो क्या होगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। आपका टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे वो क्या होगा, आपका फोर्थ होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। बढ़ते बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे हैं कि टॉर्क, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये। और टॉर्क पूछा है आपसे, तो टॉर्क आप जानते ही हो, दैट इज क्या होगा आपका R क्रॉस F। तो बस यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये दे रखा है I, ये हो गया J, इधर हो जाएगा आपका K, और ये वैल्यूज दे रखी हैं। R के लिए दे रखा है 7, ये हो जाएगा 3, ये आएगा 1, इधर हो जाएगा -3, ये देगा आपको 1, ये होगा आपका 5। तो जरा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो लिख जाओ। तो ये हो जाएगा क्या, I, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस का 1। इसके बाद माइनस का क्या होगा, यहाँ पे J कैप होगा। माइनस का हो गया यहाँ पे J कैप, तो 7 5 का कितना होगा आपका 35, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये दे देगा। अच्छा प्लस यहाँ पे करोगे तो क्या होगा आपका K कैप, और यहाँ पे जब ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो 7 प्लस क्या हो जाएगा आपका 9। तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 14 I कैप,
35 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 38 जे कैप, और 7 9 कितना होगा यहाँ पे 16 के कैप, यही दे देगा आपको फाइनल आंसर। 14 आई कैप माइनस का 38 जे कैप प्लस 16 के। अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नंबर कह रहा है कि टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल, देयर रेंजेस आर इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है π/3। देखो रेंजेस अगर इक्वल है तो एक बात तो क्लियर है, अगर रेंजेस क्या कह रहा है, इक्वल है, तो उनके जो प्रोजेक्शन एंगल का सम होगा, ठीक है, वो क्या देगा आपको, उनका जो सम होगा वो क्या होगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम के इक्वल होगा। वो जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक एंगल दे रखा है कितना है π/3, दूसरा मान लेते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये π/2 के बराबर होगा। तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज π/2 माइनस क्या हो जाएगा आपका π/3। तो इधर क्या होगा 3 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन क्या दे देगा आपको 6। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज π/6, ये आपको वैल्यू दे देगा। अब आपसे मैक्सिमम हाइट के लिए पूछ रहा है, तो हाइट जरा देखो, h इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या देगा आपको 2g। तो चूंकि दोनों के लिए पूछा है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो h1/h2 वेलोसिटी बच्चे आपको सेम दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, h1/h2 का जो वैल्यू आएगा दैट इज साइन स्क्वायर कितना होगा थीटा 1, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है कितना है थीटा 1 का π/3, ये हो जाएगा π/3, और इधर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ये देगा आपको π/6। बस यहाँ पे क्या करना है, h1/h2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहाँ पे π/6, मतलब आ जाएगा आपका दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 1/2 से 1/2 चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा h1/h2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3:1। तो जो h2 आएगा दैट इज ये आ जाएगा आपका h1/3, h2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपको दे देगा h1/3। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या देगा आपको, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे अगर वो रखा हुआ है तो उसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं कि इस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा है ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका mg नीचे की ओर काम करेगा। अच्छा आपको पता है कि फ्रिक्शन आपका मोशन के जस्ट अपोजिट, मान लो रिक्वायर्ड फोर्स अगर इधर लग रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो जस्ट अपोजिट लगेगा। अच्छा अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे क्या होता है, दैट इज F इक्वल्स टू क्या होगा आपका μn होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड, तो पहले तो ये निकालो भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, दैट इज म्यू दे रखा है आपको कितना है 0.1, और n मतलब क्या हो जाएगा आपका mg होगा, दैट इज 0.1, m कितना है दैट इज 1 किलोग्राम, g का वैल्यू हो गया 9.8, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, दैट इज 0.98, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यही तो फोर्स रिक्वायर्ड होगा बच्चे मूव कराने के लिए, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इतना अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें इसमें इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, दैट इज आपका जो F अप्लाइड होगा, F अप्लाइड कितना होना चाहिए, दैट इज 0.98 न्यूटन के क्या होना चाहिए बच्चे आपका बराबर होना चाहिए, तभी वो ब्लॉक क्या करेगा आपका फर्दर मूव करेगा। तो पहला ही ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पावर सप्लाइड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद द टाइम t, ये दे रखा है p इक्वल्स टू 3t² 2 what, here t is in second, if velocity of particle कह रहा है कि at t equals to 0 is v equals to 0, मतलब इनिशियली वेलोसिटी दे रखा है बच्चे क्या है 0 है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t equals to 2 सेकेंड। देखो ये आपका वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जानते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज आपका वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, आप जरा देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा आपका p dt। अब जरा लिमिट ध्यान से देखो, तो 0 से 2 के लिए पूछा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख जाओ जरा, 0 से 2 p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3t² 2, और ये क्या देगा आपको dt। अच्छा काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ m
v2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपका हाफ m v1 स्क्वायर बराबर यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और इसको क्या करो आप डिफरेंशिएट कर जाओ, सॉरी इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन क्या दे देगा आपको 3 और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 से 2 तक, तो 3 से 3 चला गया। अच्छा ये v1 आपको 0 दे रखा है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हाफ m टाइम्स ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका क्या बचेगा हाफ, अच्छा यहाँ पे वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 8 दे देगा तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 टू ज़ा 8 अपॉन क्या आ जाएगा आपका m। अब यहाँ पे मास दे रखा है दैट इज v इक्वल्स टू 8 बाई क्या होगा 4, तो v इक्वल्स टू क्या बचेगा, सॉरी मास आपको दे रखा है यहाँ पे 2, तो मास 2 रख जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर, ये सब v स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से जो v का वैल्यू देगा वो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो तीसरे का जो सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे थर्ड होगा। देखिए कह रहे हैं कि आप व्हील इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, यहाँ पे दे रखा है 720 आरपीएम, ये बच्चे फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपका क्या है 720 रोटेशन पर मिनट। अगर आप सिंपल सी बात देखो यहाँ से तो हम लोग पर सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, तो 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 720 अपॉन क्या आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा रोटेशन पर सेकंड। जब डिवाइड करोगे तो जो एफ देगा वो कितना हो जाएगा दैट इज ये आ जाएगा 12 रोटेशन पर सेकंड। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई और एफ का वैल्यू कितना है आपका 12, तो ये आ जाएगा आपका 24 पाई, ये कुछ आपको वैल्यू दे देगा। अब यहां से क्या है कि कह रहा है कि इट इज एक्टेड बाय अ कांस्टेंट टॉर्क अपोजिंग इट्स मोशन फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक इसका मोशन को अपोज करता है टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट फाइनली। यहां पे बच्चे समझने वाली बात है, कह रहे हैं कि रेस्ट में आ गया है फाइनली, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका फाइनल ओमेगा दे रखा है वो क्या दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है मान लेते हैं ये क्या है आपका इनिशियल है ओमेगा नॉट, जरा लगा जाओ यहाँ पे इक्वेशन, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा ओमेगा नॉट माइनस रेस्ट पे ला रहा है इसका मतलब क्या होगा रिटार्डेशन होगा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा टी। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं भाई अल्फा क्या होगा दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन दे देगा आपको टी, ओमेगा नॉट रखो जरा, तो ये है 24 पाई अपॉन टी कितना है आपका दैट इज ये दे रखा है 6.28, 6.28 दे रखा है। तो यहाँ से जरा देखो तो टाइम दे रखा है आपको दैट इज फॉर द 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए दे रखा है, तो भाई 8 सेकेंड रख जाओ 6.28 नहीं है यहाँ पे 8 सेकेंड दे रखा है टाइम, तो 8 सीधा कितना होगा 24, तो जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 3 पाई आएगा। ये आप अल्फा का वैल्यू उठा के बस आपको पता है कि जब टॉप पूछा हो तो क्या होता है आपका आई अल्फा, अच्छा आई दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 24/पाई और अल्फा आपने निकाल लिया है 3 पाई, तो ये चला गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 1 कितना हो जाएगा 72 न्यूटन मीटर हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। तो देखो भैया ऑप्शन कौन दे रहा है, तो दूसरा ही ऑप्शन क्या दे देगा आपको सही आंसर दे देगा। बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि द वीआई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर, देखो वीआई ग्राफ की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करें, अब देखो किसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द वी एक्सिस, हियर वी डिनोट्स द वोल्टेज एंड आई डिनोट द करंट। अच्छा कह रहा है कि मेक्स एन एंगल थीटा विद द वी एक्सिस एंड हियर वी डिनोट्स द वोल्टेज एंड आई डिनोट्स द करंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा देखो यहाँ पे थीटा ये दे रखा है थीटा, तो ये जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगी v और ये एक्सिस क्या होगी बच्चे करंट। ठीक है अच्छा रेजिस्टेंस अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें v इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो r इक्वल टू जानते हो दैट इज नथिंग बट क्या होगा v अपॉन आई। अब जरा इसका ध्यान से देखो, तो जो इसका स्लोप देगा वो स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप दैट इज कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका डेल्टा आई अपॉन क्या देगा आपको डेल्टा बी। सिंपल सी बात है क्योंकि चेंज इन वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्या होगा चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। अच्छा स्लोप को हम क्या लिखते हैं दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा टेन थीटा, ये होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस को आप क्या लिखोगे दैट इज वी अपॉन आई, तो यहाँ पे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो जो टेन का रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो डेल्टा वी अपॉन क्या दे देगा आपको डेल्टा आई। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या देगा आपको कॉट थीटा, इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का बच्चे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही वेल फ्रेम क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने गलत किया होगा। कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अ प्लेनेट इज डबल। यदि हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें देन इट विल बी। देखो कोई भी, चूंकि प्लेनेट कह रहा है कि अराउंड आ प्लेनेट, मतलब उसके ऑर्बिट में क्या कर रहा है आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। देखो क्या करें हम लोग, चूंकि v आप जानते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज m, और ये हो जाएगा आपका जी एम अपॉन क्या देगा आपको r, जो कि v स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कुछ कट पिट रहा है, नहीं नहीं कट रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि इस एनर्जी को हम डबल कर दें, तो इस एनर्जी को भैया डबल कर दो, तो डबल करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या होगा आपका कैपिटल आर। ये आपकी एनर्जी अब हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी जाहिर सी बात है कि बढ़ गई है यहाँ पे जी एम एम बाई आर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर किसी भी सपोज करो ये बच्चे क्या हो गया, जरा ध्यान समझने वाली बात ये है, यहाँ पे ये हमने अर्थ कंसीडर कर लिया, ये बच्चे हमने इसकी ऑर्बिट कंसीडर कर ली कि यहाँ पे कहीं आपका रिवॉल्व कर रहा था। अब अगर इसको स्केप करना है तो स्केप वेलोसिटी से बच्चे मूव करना पड़ेगा। स्केप वेलोसिटी से अगर हम मूव करें तो देखो इस पॉइंट पे आपकी एनर्जी कितनी होगी, देखो ये हो जाएगा हाफ एम, और वी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको 2gm/r, क्योंकि आपको पता है कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है, स्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट ये होता है √2gm अपॉन कैपिटल आर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 2gm/r, फिर से देखोगे तो ये आपका कट हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपको कैपिटल आर। तो भैया वैल्यू तो सेम ही दे रहा है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी सैटेलाइट है सॉरी, वो क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा ग्रेविटेशनल पुल से। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन कैपिलरी राइज एक्सपेरिमेंट द वाटर लेवल राइजेस टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। The same capillary tube is placed in a water such that only 3 centimeter of the tube placed project outside the water level then। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी कैपिलरी का क्वेश्चन हो और उसमें ऑप्शन दे रखा हो कि वाटर विल कम आउट फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब, तो बच्चे कैपिलरी ट्यूब से कभी भी पानी बाहर नहीं आता, चाहे आप कितना भी लेंथ बच्चे छोटा कर लो। एक सिंपल सी बात है याद रखना, देखो कैपिलरी ट्यूब में इनिशियली क्या दे रखा है कि ये वाटर है, और यहाँ पे एक ट्यूब कंसीडर करा गया है, ये ट्यूब कंसीडर किया गया, और इसमें बच्चे जो पानी भरा हुआ है वो आपका 5 सेंटीमीटर तक, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो पानी भरा है कितना है आपका 5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे फिल है। तो 5 सेंटीमीटर तक फिल है तो बच्चे कुछ ये ऐसा सिनेरियो बनाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे ये लेंथ दे रखी है आपको क्या, दैट इज ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अच्छा जरा देखो यहाँ से, अगर हम लोग कॉन्टेक्ट एंगल बनाए तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है, ये जो जो भी सरफेस है, और बेसिकली ये एंगल क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड के सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस है और सॉलिड से होता हुआ उसके अलोंग क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो ये एंगल बनेगा बच्चे क्या आपका, दैट इज कॉन्टेक्ट एंगल। अब देखो जरा कह रहा है कि नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो में आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये पानी हो गया, और इधर यही ट्यूब जो है अब 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, अब इसमें 3 सेंटीमीटर तक बच्चे क्या है, पानी है ऊपर, तो पानी आपका ऊपर तक चला जाएगा टिल टॉप तक, ये आपका ऊपर ब्रिम है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पानी मैंने क्या बोला था, जो आपका पानी होगा वो ओवरफ्लो नहीं होगा, ये आपको बात याद रखनी है। अब अगर यहाँ पे आप कांटेक्ट एंगल बनाओगे तो देखो यहाँ पे कांटेक्ट एंगल क्या होगा, इस टेंजेंट के अलोंग बच्चे कुछ ऐसा आपको देगा कांटेक्ट एंगल, और ये आएगा आपका कांटेक्ट एंगल, थीटा कुछ ऐसे बनेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कांटेक्ट एंगल बच्चे क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का बच्चे क्या है आपका लेंथ है, ठीक है। कांटेक्ट एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है वाटर विल बिगिन टू ओवरफ्लो थ्रू द कैपिलरी, तो ये तो नहीं होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है बच्चे, क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। और क्या है एंगल ऑफ, हाँ तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, द मेनिस्कस कंप्लीटली वेनिसेस। कह रहा है कि वेनिस्कस क्या होगा, कंप्लीटली आपका वेनिस होगा, नहीं वेनिस तो नहीं हो रहा है क्योंकि मेनिस्कस तो है ही है ना। देखो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे एंगल क्या है आपका एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक्यूट है तो क्या होगा आपका कॉन्केव मेनिस्कस होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एंगल अभी भी एक्यूट है लेकिन अब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया है, ठीक है। तो वेनिस तो नहीं हुआ है, ये बात भी क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे होगा आपका थर्ड। देखो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हैविंग इनिशियल वॉल्यूम v।
कह रहे हैं प्रेशर 2p है और टेम्परेचर T है, अंडर गो द साइक्लिक प्रोसेस ABCDA एज शोन बिलो। कह रहे हैं द वर्क डन बाय द कंप्लीट साइकिल, आपका जो वर्क डन होगा कंप्लीट साइकिल में वो कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखो, प्रेशर P से 2p चला गया, अब यहाँ से A से B, ये A से B की बात हो रही है, तो A से B पे भैया प्रेशर क्या है आपका कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है इसका सीधा सा मतलब ये है कि आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, और आइसोबारिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन आता है दैट इज नथिंग बट ये क्या होता है आपका NR होता है आपका डेल्टा T। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो A से B की बात हो रही है, तो A से B में हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स 1, R को एज इट इज रहने दो। टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हुआ है, ये है बच्चे आपका 2T माइनस क्या आ जाएगा आपका T, तो ये दे देगा आपको वर्क डन, मतलब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे RT। अब आ जाओ भैया बी से सी प्रोसेस में, बी से सी प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल हो गया, तो आपको पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका वर्क डन होता था दैट इज नथिंग बट NRT, ये होता है आपका लॉग ऑफ P2 अपॉन क्या होगा यहाँ पे P1, ये आपका वर्क डन है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपको 2T, ये टेम्परेचर हो गया, मोल आपको 1 दे रखा है, 1 हो जाएगा R इंटू क्या होगा टेम्परेचर हो गया आपका 2T, ये हो जाएगा लॉग, और P2 मतलब कितना है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लॉग P2 अपॉन P1, तो ये टेम्परेचर क्या है आपका, पहले 2P है फिर क्या आ रहा है आपका P पे आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग P1 T2 अपॉन T1 होता है, एक्चुअली यहाँ पे P1 अपॉन P2 होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा दैट इज P1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका P2, ठीक है, तो पहले 2P था, अभी कहाँ पे है P पे आ रहा है, तो ये लिख दो P, तो P से P चला गया, तो ये हो जाएगा 2RT, और ये क्या देगा आपको log 2, ठीक है, एक सिंपल सी बात ये याद रखो। अब जरा देख लेते हैं हम तीसरे प्रोसेस में, सेम वही प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रिजल्ट सॉरी आपका डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया है, तो WC से D के लिए, WC से D के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे NR देखो क्या होगा T माइनस क्या देगा आपको 2T, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा N चूंकि 1 ही दे रखा है तो माइनस कितना हो जाएगा आपका RT। अब D से A के लिए देख लो, जब D से A के लिए देखोगे तो DA में जो होगा दैट इज ये कितना हो जाएगा, देखो P1 अपॉन क्या है P2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू R, और ये हो जाएगा log, और इधर क्या हो जाएगा P1 दे रखा है आपको P अपॉन कहाँ तक जा रहा है 2P तक, तो P से P चला गया, तो यहाँ से आपको क्या दे देगा दैट इज R log, ये आ जाएगा आपका, अच्छा हाँ यहाँ पे टेम्परेचर भी तो होगा RT होगा, सॉरी RT यहाँ पे आ जाएगा आपका log 1/2, ठीक है, ये कुछ आएगा आपका टोटल वर्क डन। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आ रहा है आपका प्लस का RT, ये आ रहा है आपका माइनस का RT, ये वैल्यूज तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो जो आपको टोटल वर्क डन आएगा अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो जो टोटल वर्क डन देगा देखो क्या देगा, जो टोटल वर्क डन होगा वो आ जाएगा आपका 2RT, ये है आपका log 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे है RT log, ये हो जाएगा 1/2। देखो यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, 2 टू पावर -1, तो माइनस आ जाएगा आपका आगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2RT log 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका RT, और ये हो जाएगा log 2, ये तो 2R माइनस RT मतलब क्या दे देगा आपको RT, और ये हो जाएगा आपका log 2, RT log 2 ही दे देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर। तो देखो जरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या आ जाएगा आपका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज 1/2, ठीक है, और मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, जैसे log यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मतलब 2 टू पावर हम -1 लिख सकते हैं, ये -1 चला जाएगा आगे, तो माइनस का 1 और ये क्या आ जाएगा आपका log 2, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ वेव ऑन स्ट्रिंग ऑफ ए लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा है दैट इज म्यू, ये कितना है 0.04 इज गिवन बाय इक्वेशन। अच्छा जरा इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, टेंशन पूछा है। अच्छा टेंशन, अच्छा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट ये होता है T अपॉन म्यू। टेंशन पूछा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा T इंटू यहाँ पे हो जाएगा म्यू v²। अच्छा वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है दैट इज नथिंग बट म्यू, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ से ओमेगा वगैरह निकाल लो। देखो जनरल इक्वेशन जब कंपेयर करोगे तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी माइनस का क्या होगा आपका के एक्स। जरा ध्यान से देखो तो ओमेगा के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज इन प्लेस ऑफ ओमेगा दे हैव रिटन हियर 2 पाई अपॉन ये लिखा है 0.04, ऐसा लिखा है। और ये अगर हम लोग देखें यहाँ पे k की जगह, तो जो k के पॉइंट पे है वो कितना है, दैट इज ऑल्सो 2 पाई अपॉन लिखा हुआ है 0.50, ये लिखा है। ठीक है, तो बस इन दोनों वैल्यूज को रख के सॉल्व कर जाओ। तो यहाँ से जो आपका टेंशन आएगा वो कितना, अच्छा ये दे रखा है कितना है 0.04। अब जब आप ओमेगा रखोगे तो देखो 2 पाई, देखो ओमेगा जब स्क्वायर करोगे तो 2 पाई से 2 पाई क्या होगा आपका कट हो जाएगा, तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.50 अपॉन क्या देगा 0.04 का होल स्क्वायर, कुछ आपको ये वैल्यूज दे देगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक 0.4 से एक 0.4 आपका क्या होगा चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0.50 इंटू 0.50 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 0.04। काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो ये कितना बचेगा आपका 50, 55 हो जाएगा आपका, दैट इज देखा आपको 250, ये आ जाएगा 250। यहाँ पे डेसिमल लग गया, 25 बटे क्या हो जाएगा आपका 4। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 24, 6.25 न्यूटन, तो 6.25 न्यूटन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं क्या रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दैट इज 1.62। कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात मेरी याद रखना, वो ये कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे बच्चे क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो चले जाओ भैया ब्रेवेस्टर लॉ में। ब्रेवेस्टर लॉ क्या कहता है, म्यू इक्वल्स टू ये होता है आपका tan ऑफ IP। म्यू दे रखा है कितना है 1.62 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan ऑफ IP। तो जो IP होगा दैट इज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1.62। अच्छा पूछा ही आपसे यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो भैया ये जो IP है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो है। तो tan इनवर्स 1.62 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर, ये वायर है यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है और ये कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है आपको, क्या है रेडियस स्मॉल ए दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज है और द चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है कि सेंटर पे क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो क्या होगा, जैसे सपोज लो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, यूनिफॉर्म ने चार्ज कर दिया। अब पहले तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो ये हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया और यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये एंगल जो है वो कितना हो गया, दैट इज बहुत स्मॉल एंगल होगा तो इसे हम थीटा मान लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बच्चे ऐसे जाएगा और दूसरा कंपोनेंट कुछ ये आएगा, ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम लोग देखें वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, यहाँ पे अगर ये एंगल क्या है आपका थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर हो गया है नहीं तो आपको प्रॉपर दिखता, ये क्या होगा आपका थीटा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज ये दे देगा आपको DE, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और ये जो आएगा वो कितना होगा, दैट इज DE साइन थीटा। अब ऐसे ही जब इधर के लिए सॉल्व करोगे तो एक इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो कॉस से कॉस क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, DE साइन थीटा बचेगा। अब जरा यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको दे रखा है लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्योंकि ये चार्ज हमने छोटा बहुत स्मॉल चार्ज कंसीडर करा है यहाँ पे, दैट इज ये क्या है आपका Q, DQ, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज ये डी क्यू आपका चार्ज है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा डी एक्स। अब जरा देखो यहाँ से डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स मान लो कि ये डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस इज गिवन डी एक्स। तो डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज क्या है बच्चे आपका आर डी थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा आर डी थीटा। बस इसको उठा के आप रख जाओ, तो जो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मतलब कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू लिमिट कहां से कहां तक गया, 0 से पाई डी ई। देखो यहाँ पे आपका जो बेसिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कितना होगा यहाँ से के डी क्यू, सॉरी चार्ज हमने क्या लिया है डी क्यू, तो ये के क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डी क्यू अपॉन, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो ये आपका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है तो साइन थीटा रख जाओ, ये आपका एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, हाँ ऑब्वियस सी बात है भैया स्क्वायर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, के तो आपका बाहर आ जाएगा के बाई ए स्क्वायर, और जब डी क्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा होगा, तो लेमडा भी बाहर आएगा, आर भी मतलब ए, क्योंकि आर क्या है रेडियस ए दे रखा है ना, तो लेमडा ए, और यहाँ पे 0 से पाई, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, और साथ में क्या देगा आपको डी थीटा। अब देखो ए से ए चला गया, तो के बाई को क्या लिख सकते हो, लेमडा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई तक। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो लेमडा अपॉन क्या होगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे दे देगा माइनस का कॉस पाई, माइनस का क्या होगा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 दे देगा, ये ऑलरेडी -1 होता है तो आपका जो हो जाएगा वो क्या देगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये आपका कट हो गया। तो जो लेमडा आएगा वो कितना आएगा, दैट इज सॉरी लेमडा कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये दे देगा आपको डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट है, तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन दे रहा है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 4 कैपेसिटर विद द कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू दे रखा है 1 माइक्रोफ्यूरन, और यहाँ पे अदर वैल्यूज भी आपको दे रखे हैं, अदर वैल्यूज क्या है, C2 भी दे रखा है, C3 भी दे रखा है, और आपको C4 भी दे रखा है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि 30 वोल्ट का पहले तो एक सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करा गया है, और कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है कि B और A के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। अच्छा जरा देखो यहाँ पे ध्यान से फिगर को, तो ये ए पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बी पॉइंट। अच्छा ये चूंकि पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी क्या होगा 30 होगा, और इधर क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 0। ठीक है, एक काम कर लो, ये हो जाएगा इधर 30 और इधर क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 0। तो ये हमसे बी से ए के बीच में पूछा हुआ है, तो चलो भाई निकालते हैं हम लोग, लगा देते हैं जरा चार्ज कंजर्वेशन। तो जो चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, दैट इज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 होगा, और ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Q3 प्लस क्या होगा यहाँ पे Q4 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अच्छा जरा Q1 निकालो, चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज CV, C कितना दे रखा है, ये है आपका 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो पोटेंशियल का जो वैल्यू है दैट इज, देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये होगा VA माइनस कितना आ जाएगा आपका 30, प्लस यहाँ पे Q2 लेके देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है 1.5 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे अच्छा माइक्रोफैरड दे रखा है तो अभी 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको देगा दैट इज VA -0 करने का तो कोई मतलब है नहीं। अब देखो माइक्रोफैरड लिखोगे 10⁻⁻⁶ तो वो 0 ही दे देगा, इसीलिए परेशान मत होना कि उसको लिखना है कि नहीं। तो इसे क्या लिख सकते हो, दैट इज ये हो जाएगा VA माइनस का 30, अच्छा प्लस इसे लिखा जा सकता है दैट इज 3/2 VA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/2 VA इक्वल्स टू दे देगा आपको 30। तो यहाँ से जो VA का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 5 6 जा, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 वोल्ट दे देगा आपको VA। ऐसे हम लोग देख लेते हैं Q3 और Q4 के लिए। जब Q3 और Q4 के लिए देखोगे तो क्या होगा, देखो यहां से सिंपल सी बात है कि जब इसके क्रॉस देखोगे तो यहाँ पे अच्छा दे रखा है C3 का वैल्यू कितना है 2.5,
और ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा वी बी माइनस का 30 प्लस क्या होगा यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, यहाँ पे हम लोग करेंगे 2.5 वी बी माइनस क्या है 30 प्लस क्या होगा यहाँ पे, इसके क्रॉस दे रखा है आपको कितना, ये है 0.5, मतलब इसको लिख लो 1/2 और ये हो जाएगा वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब एक काम कर लो जरा, इसको मल्टीप्लाई कर जाओ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2, ये हो जाएगा वी बी माइनस, देखो जब 5/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 माइनस कितना है आपका 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 15, 15 पने कितना हो जाएगा आपका 75, तो 75 दे देगा यहाँ से। अब अगर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा ये 5 1 6/2 6/2 वी बी इक्वल्स टू ये देगा आपको 75, तो ये हो जाएगा 3, तो वीबी का जो वैल्यू आएगा वो कितना दे देगा आपको 75 अपॉन आ जाएगा 3, तो वीबी विल बिकम्स ये देगा आपको 15 वोल्ट। जो वीबी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 15 वोल्ट और जो वीए आया है वो कितना है आपका 12 वोल्ट। अब आपसे पूछा क्या है, दे आर आस्किंग फॉर वीबी माइनस का वीए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे 3, हाँ सॉरी 3 से करोगे तो 25 आएगा ना, ये 25 आएगा बच्चे आपका। आप जरा निकाल लो भैया इनका नेट, वी बी माइनस वी ए पूछा है, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज नथिंग बट ये हो जाएगा 25 माइनस 12, मतलब 13 वोल्ट दे देगा आपको फाइनल आंसर। देखो कहाँ दे रहा है 13 वोल्ट, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा जीरो डिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे करंट क्या है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2। अच्छा जरा I1 के लिए देखो तो यहाँ पे क्या है, टोटल पोटेंशियल है 12 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 अपॉन क्या होगा प्लस R। I2 क्या होगा यहाँ से 2 वोल्ट दे रखा है, 2 अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल R, जरा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ तो 12R इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 प्लस क्या देगा आपको 2R, तो 12 माइनस 2R मतलब क्या हो जाएगा 10R इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1000, तो जो R आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 100 ओम, तो जो R का वैल्यू होगा वो 100 ओम आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक केटल रेटेड एक्यूरेटली 2.5 किलोवाट इज यूज्ड टू हीट 3 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 किलोग्राम ऑफ वाटर है फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहाँ तक पहुंच रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इट टेक्स कह रहा है कि 9.5 मिनट, कितना लगता है 9.5 मिनट लगता है यहाँ तक पहुंचने में। तो इसका मतलब है कि टोटल जो एनर्जी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कितना होगा, टोटल एनर्जी वो कितना होगा, दैट इज वो कितना 2.5 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको टाइम कितना दे रखा है मिनट में, तो 9.5 है इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 हो जाएगा 30 और 6 9 कितना होगा आपका, दैट इज देगा आपको 54, तो 2.5 इंटू हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ये देगा 0 और 6 9 है आपका 54, एक 0 और बढ़ा लो इसका, 6 9 कितना होगा 54 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 और यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो 25 7 हो जाएगा 175, कैरी कितना हुआ आपका दैट इज 17, 25 5 आपका 125 और यहाँ पे क्या दे देगा 125 और 17 ये दे देगा आपको 1425 और ये डेसिमल लग गया और पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁴। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1425 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 zeros। देखो ये तो टोटल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे कितना एनर्जी उसको चाहिए, जो एनर्जी उसको चाहिए वो कितना है, दैट इज Q इक्वल्स टू ये है आपका ms डेल्टा T, ये है तो मास दे रखा है 3 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 4200। अच्छा डेल्टा T कितना दे रखा है 15 और कहाँ तक पहुंचा है बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 85। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना होगा, ये आएगा 1071,000 1071,000 यहाँ पे देखो इतनी एनर्जी थी 1425,000 और कितना यूज हो रहा है 10,710,000
तो जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होगा, जो लॉस्ट एनर्जी है, लॉस एनर्जी, जो लॉस एनर्जी देगा वो कितना देगा, दैट इज इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बस। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 देगा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 5 में 1 चला गया देगा आपको 4, और 12, 12 में 7 या क्या बचेगा आपका 5 बचेगा यहाँ पे, ये 4 है, इधर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो और क्या आ जाएगा आपका, हाँ 3 5 4 इंटू क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेसिमल में लिखा हुआ, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू क्या देगा आपको 10⁵, 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 5, ये देगा आपको फाइनल आंसर। और जूल में ऑब्वियस सी बात है, जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में, ठीक है। तो देखो भैया 3.5 इंटू 10⁵ जूल, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे रखा है, तो जरा ध्यान से सॉल्व करिएगा। सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस माइनस कितना हो जाएगा, जो आपका एनर्जी लगा, ठीक है, और जितना भी एनर्जी होगा वो क्या होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा। 18 में आओ, फ्रीक्वेंसी पूछा है इलेक्ट्रॉन के लिए सर्कुलेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज क्यू बी अपॉन क्या होगा आपका 2πm। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻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 ⁻
हाँ, पाई का वैल्यू कंसीडर कर लो भैया 3.14 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज मास कितना होगा 9.1 इंटू आ जाएगा आपका 10⁻⁻31। ठीक है, ये आएगा। अब एक काम कर लेते हैं, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले पावर को सॉल्व कर लो, तो जब पावर को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/0.6/2 इंटू 3.14 इंटू क्या होगा 9.1। अब 10⁻⁻31 है और ये क्या है 19, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10⁻12 बच जाएगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, 10⁻12 है तो सब में आंसर सेम ही दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। तो जिसमें गीगा हर्ट्ज लगा है बच्चे वही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा आपका 228 गीगा हर्ट्ज। ये जो आएगा आपका कितना हो जाएगा 28, ये दे देगा आपको गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या देगा आपको, फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कॉफिशिएंट दे रखा है और करंट भी दे रखी है, पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस इंड्यूस्ड, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछ रहा है यहाँ पे कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। तो ई इक्वल टू जानते हो, दैट इज नथिंग बट क्या होगा एम डी आई बाई डी टी। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, कितना है दैट इज 5 हेनरी। डेल्टा आई मतलब करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर का दे रखा है, और टाइम कितने के लिए दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको कट कर दो, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो कितना हुआ 10⁻5 वोल्ट। ये हो जाएगा भैया आपका करेक्ट आंसर, जो कि देखो जरा तो दूसरा ऑप्शन ही दे देगा आपको सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। जनरेटर इज यूटिलिटी कंपनी प्रोड्यूसेस 100 एम्पियर ऑफ करंट एट 4000 वोल्ट। The voltage is stepped up to 2440 volt by a transformer before it is sent on a high voltage transmission line. The current in the transmission line is, तो यहाँ पे 4000 वोल्ट है, इधर दे रखा है 24 आपके पीछे 4 जीरो दे रखे हैं, और ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, करंट इन ट्रांसमिशन लाइन पूछा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको पता है कि वी एस आई एस इक्वल टू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वी पी आई पी। ठीक है, ये आपको पता है। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन, सेकेंडरी का आपको पोटेंशियल दे रखा है, कितना है दैट इज 24, ये है आपका 4 जीरोस। आई एस आपसे पूछ रहा है, पीपी कितना है आपका, ये भी दे रखा है 4000, और आईपी कितना है यहाँ पे 100। देखो 1 2 3 4, 4 जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जीरो आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग आईपी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4, और ये हो जाएगा आपका 6। जो आई एस का वैल्यू देगा वो कितना हो जाएगा दैट इज 10/6। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3, ये हो जाएगा 5, तो क्या देगा 1.67 एम्पियर। ये आ जाएगा बच्चे आपका करंट 1.67 एम्पियर, मतलब तीसरा ऑप्शन ही क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा देखो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बोला है, तो गैस मॉलिक्यूल के लिए जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो क्या होती है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन
ये होता है आपका 2m/kT, जहाँ k क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्या कंसीडर कर लें, दोनों का वेवलेंथ का रेशियो कंसीडर करें तो क्या होगा, दैट इज देखो 2k से 2k तो क्या होगा, चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ, देखो पहला हम लोग हाइड्रोजन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, हीलियम आएगा, टेम्परेचर फॉर हीलियम होगा, अपॉन क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए। बस यहाँ पे रख जाओ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट मास ऑफ हीलियम मतलब हो जाएगा 4, टेम्परेचर 127 है, इसमें 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, अपॉन मास 2 होगा, और ये हो जाएगा आपका 300। तो ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लो तो ये देगा आपको 2, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट देगा वो कितना हो जाएगा आपका 8/3। तो स्क्वायर रूट 8/3 देगा आपको फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 21 का 4th ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, और उसका रेडियस दे रखा है 100 मीटर, टेकिंग 62.8 फॉर एवरी सर्कुलर लैप। कह रहा है कि ईच सर्कुलर लैप के लिए जो टाइम ले रहा है वो कितना है, ये टोटल, अच्छा रेडियस दे रखा है कितना है आपका 100 मीटर। पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द ईच सर्कुलर लैप। अच्छा जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया, तो भैया यहाँ पे एवरेज जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो 0, भैया जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से स्पीड निकाल देते हैं कि ईच रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये होगा आपका 2πr, तो 2πr बस टाइम दे ही रखा है तो निकाल जाओ यहाँ से। एवरेज स्पीड v एवरेज क्या होगा आपका, दैट इज 2 इंटू, इसे रहने दो 3.14, r का वैल्यू कितना हो गया 100, और टाइम दे रखा है आपको 62.8 सेकेंड। अब इसको जरा सॉल्व करो, यहाँ से ये हटा लो और ये 0 बढ़ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 20, ये आपका 10 बचा, इधर हो जाएगा कट, ये आ जाएगा जो v एवरेज होगा वो कितना देगा, दैट इज ये आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, 0,10 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये कह रहा है कि सर्किट डायग्राम है, लॉजिक कॉम्बिनेशन दे रखा है, स्टेट्स ऑफ द आउटपुट x, y and z given for input p, q, r, s, all the states 1, when inputs p and r change to state 0 and input q and still at 1, the state of output x, y, z 2। कह रहा है कि x, y, z given for the inputs p, q, r all set at the state 1, when input p and r changes to state 0 with input q and s still at 1, the states of, कह रहा है कि आउटपुट x, y एंड z। देखो कह रहा है कि इनपुट p और r चेंज कहां से हो रहे हैं, चेंजेस टू 0, p और q क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ये कह रहा है, और यहाँ पे सॉरी p और r, p और r क्या हुआ है यहाँ पे चेंज हुआ है, तो p को कर दो 0, r को कर दिया 0, q और s क्या है सेम है। देखो पहली बात तो देखो यहाँ पे गेट कौन सा है, यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका एंड गेट, तो ये भैया 1 है, ये क्या है 0 है, तो ये एंड गेट है तो क्या देगा आपको 0 दे देगा। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये क्या है आपका 1 है, यहाँ पे है क्या नॉर गेट, तो नॉर गेट वैसे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 0 और 1 आना चाहिए, लेकिन क्या है नॉर है तो यहाँ पे क्या दे देगा 0 दे देगा। रिवर्स करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 0 और 1 लेके आओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 1, लेकिन इधर बार लगा हुआ है तो ये क्या दे देगा आपको 0, तो 0 1 0 ये दे देगा आपको 0 1 0। जो द स्टेट्स ऑफ द आउटपुट x, y एंड z क्या हो जाएगा x 0, y क्या होगा 1 और z क्या होगा आपका 0, तो 0 1 0 मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। बच्चे ये था आपके पहले 23 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको रोहित सर डिस्कस कराएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, an electron with speed v with a photon with speed c have the same de Broglie wavelength. If the kinetic energy and momentum of electrons is E and TE and that of photon is EP and PP, then the correct statement is, अगर मैं बात करूं फोटोन की, तो फोटोन के लिए जो
आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो एच न्यू हो जाएगी, या इसी को एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और इसको यहां से आप लिख सकते हो हाफ एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, और एम वी बराबर हो जाएगा लैम्डा सॉरी एच अपॉन लैम्डा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, ये क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है। अब अपन लोगों ने क्या किया, ईपी अपॉन ई, जब हम डिवाइड करेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा और एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहां से आएगा, एक एच से एच कैंसिल होगा, लैम्डा से लैम्डा, तो ये आएगा 2m लैम्डा सी अपॉन, और ये आ जाएगा एच, ये आ जाएगा एच, ओके। अब यहां पर अगर देखा जाए तो लैम्डा बराबर आपने पढ़ा एच अपॉन एम वी, तो ध्यान से देखो एम लैम्डा बराबर क्या दिख रहा है, एच अपॉन वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वी स्पीड है, देखो ये एम लैम्डा लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन वी लिख सकते हैं, तो 2h सी एच वी, एच से एच कैंसिल हो गया तो 2c अपॉन वी, ओके ये। और ऐसा मुझे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन पे, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। क्वेश्चन नंबर 25, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ XP इज 7.97 mega electron volt, and that XP1 is 7.75 mega electron volt. The energy in we required to remove a neutron from XP is, बच्चा XP1 प्लस 1 बराबर, ये जो बनेगा आपका क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, XP प्लस 0N1, ये इस तरह से कोई एक रिएक्शन बैलेंस हुई होगी। तो अगर यहां पे P कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो अगर हमें रिक्वायर्ड एनर्जी निकालनी है तो बेटा यहां पर देखो ये XP का कितना दे रखा था 7.97, और XP प्लस 1 का कितना दे रखा था 7.75, और ये पर न्यूक्लियन दे रखा है। तो अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो न्यूक्लियन के नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे होगा 17 इंटू 7.75 माइनस 16 इंटू 7.97, ओके ये आएगा। अब मल्टीप्लाई किया जाए 85, 8 कैरी कर गया, और 17 इंटू 7 करेंगे 119 और 12 आया, और 17 इंटू 7 करेंगे 119 131 माइनस 11 144 15 112 100, ये। अब देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.25 आता दिख रहा है, तो मैच करें तो देखो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, 4 पॉइंट वाला यही ऑप्शन है, तो फिर आपका ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक ना। थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है बच्चा मेरा, ये 3 और ये 2 है ना, हाँ तो ये 4.55 लोग क्लोज पहुंच चुके हैं, तो वहां पे आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये आपका एम्पलीट्यूड दे रखा है, और कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड इक्वल टू इट्स एक्सीलरेशन, जो मैग्नीट्यूड है आपका और जो एक्सीलरेशन है ये आपस में बराबर है, ठीक ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। इट्स पीरियोडिक टाइम इन सेकंड, आपको पीरियोडिक टाइम पीरियड t निकालना है, तो सबसे पहले हम फार्मूला अगर यहां पे पुट करें तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी हो गया, और ये होता ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू एक्स, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू 5 दे रखी 25, एक्स आपका 16 हो गया और यहां पे 16 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। अच्छा ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9/16 बराबर ओमेगा स्क्वायर आया और यहां से आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/4 और ओमेगा हम लोगों ने पढ़ा है 2π/t। तो यहां से देखो जो टाइम पीरियड आ रहा है 8π/3 आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड। तो यहां पर 8π/3, तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन shown in the adjoining diagram, n blocks of masses m1, m2 and m3 so on mn are placed in contact. These blocks are released at the same time. Then the force of interaction between the nth and n-1 block, आपको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है। मतलब कहने का ये जितना इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा होगा। तो हम सबसे लास्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। तो सबसे लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसका जो मास हम लोग कंसीडर करने वाले वो mn करने वाले, नीचे की ओर जो वेट होगा वो mng होगा, ठीक, ये थीटा हो गया। तो यहां पर mng ये साइन थीटा हो जाएगा, ये mng कॉस थीटा हो जाएगा, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। अच्छा इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस है तो जो एक्सीलरेशन होगा वो g साइन थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये सबसे लास्ट वाला है तो इस पर एक ऊपर की ओर भी तो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो इसके पहले वाला है। तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो मैंने आपको इस तरह दिखा दिया कि ये इस पर कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज r। ओके, तो अगर हम FBD बनाए तो ये इधर की ओर स्लाइड कर रहा होगा, तो नेट फोर्स के लिए हम लिखने वाले mng साइन थीटा। अगर हम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन चेक करेंगे तो mng साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, जबकि ये कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। और ये जो नेट फोर्स है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से m इंटू ए होता है, mn हो गया और a हो गया एक्सीलरेशन। और हम लोगों ने देखा a बराबर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर कितना होता है, g साइन थीटा होता है। तो यहां पे जब पुट करेंगे mng साइन थीटा माइनस r बराबर mng साइन थीटा, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया और कांटेक्ट फोर्स कितना आने लगा, अपना 0 आने लगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ही पूछा था, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, द ट्रांसफार्मर वर्क्स, जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क्स करता है ओनली फॉर डीसी वोल्टेज। नहीं भैया, डीसी वोल्टेज में काम नहीं करता है, ओनली फॉर एसी वोल्टेज। हाँ ये ऑप्शन सही है। बोथ एसी एंड डीसी, नहीं, डीसी के लिए नहीं है। फॉर एसी वोल्टेज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो आपके पास सेकेंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन किस पे दी गई है, फोर्थ पे दी गई है। जो ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज पे काम करता है, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी बात करें तो उसका एक फिनोमिना होता है म्यूचुअल इंडक्शन, उस पर बेस्ड होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास फोर्थ ऑप्शन पे है, तो हम उस ऑप्शन को सही करेंगे जिसपे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट आपका ये आपने पढ़ा होगा। अब ये जो फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इंटू ए हो गया या ई ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। अब ई का जो रिलेशन होता है वो वी के साथ होता है। ई का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, वी के साथ होता है, ठीक। अब यहां पर ये जो चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये पोटेंशियल भी किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन रही। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच में किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। इज चेंजिंग विद टाइम, इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, इसका कोई मतलब नहीं। आपका सही आंसर क्या है, इज चेंजिंग विद टाइम। A block slides from an inclination of 45 degree if it takes
time with the friction than to that of without friction, then the coefficient of friction between the block and surfaces. बेटा इस क्वेश्चन का एक सीधा फार्मूला होता है. अगर हम बात करें कि ये आपका स्मूथ है, ये आपका क्या है, स्मूथ है, और यहां से ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू किया, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है. ठीक है ना. अब हम सेम लेंथ का, सेम इंक्लिनेशन का एक दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं. ये भी थीटा है, ये भी थीटा है. बस अब क्या है, ये आपका फ्रिक्शन हो गया, ये स्मूथ नहीं है, ये आपका रफ हो गया. और जब यहां से ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो अब इसको n टाइम्स लगेगा, n इंटू टी, मतलब n गुना टाइम लग रहा है. तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो इसका अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो हमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, म्यू बराबर tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. बस ये फार्मूला में याद रखना है. ठीक, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें म्यू बराबर ये देखना है. अब यहाँ पे थीटा कितना दे रखा था, 45, और कितना टाइम लग रहा था, ट्वाइस लग रहा था, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. हमें बस यहाँ पे पुट करना है tan 45 1 माइनस 1/4, ये आपका 1 होता है. इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आया, और 3/4 को हम लोग सॉल्व करें तो 0.75 होता है. तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ. A small circular flexible loop of wire of radius R carries a current I. It is placed in a uniform magnetic field B. The tension in the loop will be doubled. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. यहां पर हम लोगों ने 2 पॉइंट लिए, उन पे टेंशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई. तो अगर इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, ये सेंटर होगा, ठीक है, ये डी थीटा हो गया, और फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग रहा होगा इधर, जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये जो आधा हो जाएगा डी थीटा बाई 2 हो जाएगा. अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2. अब ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2. अगर ये टेंशन टी है तो ये टी कॉस डी थीटा बाई 2 आएगा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2 आएगा. सेम लॉजिक यहां भी देखना है, यहां भी आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2. ओके. अब फोर्स लग रहा है ऊपर F की ओर, तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2t साइन डी थीटा बाई 2. ठीक. अब होता क्या है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फिर वहां पे हम साइन थीटा लिख देते हैं. ठीक है ना. तो यहां पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, F बराबर 2t डी थीटा बाई 2. ठीक, सीधे 2 से 2 कैंसिल हो गया, F बराबर हो गया t डी थीटा. अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर आई बी एल, मतलब आई एल क्रॉस बी बराबर t डी थीटा. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर मान ले, इस तरह का कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अब क्रॉस मानिए डॉट मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं. अब यहां पर अगर हम आर की बात करें, एल की बात करें, तो एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर डी थीटा. एल बराबर क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा. और ये जो एल और बी होगा, जो एल और बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1. तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, टी बराबर हो गया आई आर बी. आई आर बी. ये बेटा जो टेंशन है वो आई और आर बी पर डिपेंड कर रहा है. तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पे टेंशन इन द लूप विल बी डबल्ड. तो टेंशन अगर डबल करना है तो आई को डबल कर दो, या रेडियस को डबल कर दो,
या मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दो, ऐसे कुछ अपने पास ऑप्शन हो सकते हैं। बी इज डबल्ड, हाँ मैच कर रहा है, ये सही हो गया। आई इज हाफ्ड, नहीं आई को डबल करना था, गलत हो गया। आर इज हाफ्ड, गलत हो गया। बोथ बी एंड आर डबल्ड, जब बोथ डबल कर दोगे तो जो टेंशन होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर आपका 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, a uniform disk of radius r and mass m can rotate without friction on a axle passing through its center and perpendicular to its plane। कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ओके, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रहा है। A cord is wound over the rim of the disk and a uniform force F is applied on the cord as shown in the adjoining figure. Then the tangential acceleration of a point on the rim of the disk is proportional to। ध्यान से देखो, जब ये रोटेट हो रहा होगा तो इसके लिए टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, और टॉर्क निकालना है तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क देखें तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, और यहां पे एफ और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ना होते तो हम लोग एफ आर साइन थीटा लगाते, तो यहां पे परपेंडिकुलर होने की वजह से एफ इंटू आर लिख दिया। एक दूसरा भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, टाउ बराबर आई अल्फा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस के अबाउट जो आपका डिस्क है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अब बेटा ये जो अल्फा है, तो अल्फा होता है 80 अपॉन आर। 80 आपका होता है अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, और जो 80 होता है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपॉन जो भी डिस्टेंस है, ठीक, यहां पे रेडियस है। तो अब इन दोनों को हम लोग बराबर कर दें, एफ इंटू आर हाफ एम आर स्क्वायर 80 अपॉन आर। बेटा ध्यान से देखो, एक आर से आर कैंसिल हुआ, ये आया 2f अपॉन एम बराबर 80। ये देखो जो रिलेशन दिख रहा है, उस रिलेशन में जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो आर पे डिपेंड नहीं करता है। हमारे फार्मूले में आर आ ही नहीं रहा, तो हम लिख सकते हैं आर की पावर 0। तो इस हिसाब से हमारा देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वाइज सोचना था, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा बैलेंस था, बड़ा सही था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, ओके, थोड़ा कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थोड़ा नंबर्स पे ऊपर नीचे है, आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा। कह रहा है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नेसेसरली इंक्रीजेस द वोल्टेज सेंसिटिविटी। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्ट मीटर अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें स्मॉल की जरूरत नहीं होती, हमें किसकी जरूरत होती है, लार्ज की। हमें किसकी जरूरत होती है, लार्ज की। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा अगर देखा जाए, जो पहला देखते हैं, जो करंट सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी तो करंट सेंसिटिविटी होती है फाई अपॉन आई, ओके। और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, और अच्छा फाई अपॉन आई को एन ए बी अपॉन के लिख सकते हैं। के आपका कांस्टेंट होता है, ए आपका नंबर ऑफ टर्न है, ए आपका एरिया है, और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। एन आपका नंबर ऑफ टर्न, ए आपका एरिया, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, के आपका कांस्टेंट, ठीक। और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो आपका ये होती है, ठीक। तो ये आपका एन ए बी अपॉन के आर हो गया, है। तो अगर हम एक नॉर्मल सा रिलेशन बनाए तो हम ये भी लिख सकते हैं। और होता क्या है कि जो हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस से या एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे होते हैं इस डिवाइस का,
तो आप लोग क्या करते हैं, 99% हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। और भी तरीके होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल पर्पज बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जाता है। ठीक, तो जैसे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, तो उस हिसाब से हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो हम कहां पे टिक करने वाले हैं? फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, a object is fired vertically upward from the surface of the earth with a velocity n into ve. V is the escape velocity and n is less than 1. If r is the radius of earth, the maximum height from the center of earth to which the projectile will rise will be. जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है तो उसने बोला है कि n is less than 1, मतलब ये escape वेलोसिटी से क्या होगा? कम होगा। तो जो आपकी बॉडी होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्पेस पे नहीं जाएगी, है ना, वो उस फील्ड के अंदर ही रहेगी। अच्छा, जैसे जैसे ये यहां से चलना, यहां से फेंका गया मान लो v वेलोसिटी से और यहां पे पहुंचा, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², और यही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। ओके, ये आपका mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, ये हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगा सकते हैं। अब यहां पे v की वैल्यू दे रखी है उसने n इंटू वी, n स्क्वायर हो गया v स्क्वायर हो गया बराबर mgh, एलसीएम ले लिया तो ये r प्लस h नीचे लिख दिया। ठीक, अब हमें पता है कि जो ve है वो एस्केप वेलोसिटी है। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gr, √2gr। अब लगा स्क्वायर तो इसको हमने लिख दिया 2gr बराबर mgh r अपॉन r प्लस h। ध्यान से देखा जाए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक g से g कैंसिल हो गया, r से r भी कैंसिल हो गया। यहां पे मेरे पास सिर्फ बचा n स्क्वायर, और यहां पे बच्चा जो बच रहा था, अच्छा ये m से m पहले ही कैंसिल कर चुका हूं मैं, लिख देता हूं ये m है, ये m। अच्छा, m से m भी कैंसिल हो गया। अच्छा, g से g कैंसिल कर चुके हो, r से r कैंसिल कर चुके हो, यहाँ पे सिर्फ h बचा और ये हो गया r प्लस h। ठीक, हमारा कैलकुलेशन है n स्क्वायर इंटू r प्लस n स्क्वायर इंटू h बराबर क्या हो जाएगा? h। तो h बराबर क्या आ गया? n स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, ये आपका आ गया h। जबकि आपसे पूछा है द प्रोजेक्टाइल विल राइज विल बी, और कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो आपने तो ये निकाला है। अगर हम सेंटर से देखेंगे तो हमें अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालनी होगी तो रेडियस ऑफ अर्थ को क्या करना होगा? और ऐड करना होगा। तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगी r प्लस h, तो r प्लस n स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, एलसीएम हो गया 1 माइनस n स्क्वायर, ये r हो गया, ये माइनस n स्क्वायर r हो गया प्लस n स्क्वायर r हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, r अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। ये आया अपना पूरा सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं कहां पे ऐसा लिखा है, और ये थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है, तो 34 का आपको थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए 35, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर produced 120 जूल ऑफ हीट इन 8 सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आसान सा क्वेश्चन था, h बराबर आई स्क्वायर RT लगाना था। h आपका कितना दे रखा है? 120 जूल दे रखा है, I दे रखा है 25, R आपको कैलकुलेट करना, ये हो गया 8। तो R आ जाएगा 125 और ये 200 आया, डिवाइड हो गया 3/5 आया, 0.6 ओम आ गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। 36, a tank is filled with water up to a height h. Water is coming out of a hole in the wall of the container at the depth h. मतलब ये जो आपका दे रखा है ये आपका h दे रखा है,
ये आपका h दे रखा है, ये ठीक है ना। बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इफ वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r, ये रेंज दे रखी है, फ्रॉम द वॉल ऑफ कंटेनर, देन द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू निकालनी है स्मॉल h और कैपिटल H। देखो टर्सरी इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिखे तो √2gh होता है, 2gh होता है। और यहाँ पे इस पॉइंट पर जो फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। अगर हम फार्मूला लगाए हाफ GT², तो इस ऑरिफिस पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, तो uy हो गया जीरो, तो y बराबर हो जाएगा हाफ GT²। कितना टाइम लगा, अब ये देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो अगर यहां से ध्यान से देखोगे तो t बराबर आएगा √2h माइनस h अपॉन g। ये टाइम लग गया, और ये जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब रेंज होता है r बराबर u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो u की वैल्यू आपने निकाली √2gh और t आपने निकाला √2h माइनस h अपॉन g। बच्चा अगर सॉल्व करेंगे यहां से तो क्या आएगा, देखो g से g कैंसिल हो गया, 2 आ गया बाहर, h माइनस h, ये ऐसा आया, ठीक है ना। मैक्सिमम रेंज के लिए अगर पूछ लिया जाए तो वो कुल जितनी भी हाइट पे लिक्विड भरा होता है उसका हाफ होता है h/2, और जो मैक्सिमम रेंज होती है वो कैपिटल H के बराबर होती है। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपसे सिर्फ r की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 37, two tuning fork P and Q sounded together give 4 beats per second with an air resonance tube closed at one end. The fork give resonance when the two air column are 25 centimeter and 46 centimeter. The frequency of fork P and Q, देखो जो P और Q है बीट्स कितने दे रहे हैं पर सेकेंड, 4 बीट्स, मतलब NP और NQ, NP और NQ का जो डिफरेंस आएगा फ्रीक्वेंसी का वो 4 आएगा, और लेंथ दे रखी है आपका 45 एंड 46 सेंटीमीटर, 45 एंड 46 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर में चेंज करोगे। फिर इसके बाद उसने क्या किया, अगर हम यहां पे आर्गन पाइप की बात करें तो क्लोज्ड आर्गन पाइप है, और क्लोज्ड आर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है आपका V/4L, क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए V/4L। थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसका L कम होगा, जिसका L कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे P के लिए लेंथ कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर, और Q के लिए लेंथ कितनी दे रखी है 46 सेंटीमीटर। ओके, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बात क्लियर हो गई कि जो NP है वो NQ से बड़ा होगा, और NP माइनस NQ बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। NP की जगह हम लोगों ने लिख दिया V/4LP माइनस V/4LQ बराबर 4 इंटू LP 0.45 0.46 बराबर 4। देखो V/4 तो कॉमन दिख गया मेरे को, 1/0.45 माइनस 1/0.46 बराबर 4 आया। V/4 एलसीएम लिया जाए, यहां पे कुछ ऐसा आने वाला है, बराबर आ गया 4, ये 0.01 आएगा, देखो एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो V बराबर आएगा 4 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 0.46। अब जरा कर लेते हैं, 45 गुणे 4 करोगे 45 180 आया, 180 इंटू 4 करोगे 720 आया, 0.46 0। 72 इंटू 6 करो कितना आ रहा है, अच्छा 432 43 आया, और 72 इंटू 4 करो कितना आ रहा है 288 3।
ये आपकी स्पीड आ गई, v बराबर आ गया 331.2। ठीक, जब ये स्पीड आ गई तो हमें यहां पे वैल्यू पुट करनी होगी, यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो हमारी क्या आ जाएंगी, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जो एनपी है वो है आपका v अपॉन 4l, तो 331। तो क्यों उसको इतना सॉल्व भी किया जाए, उसको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। v आपका 4 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 0.46 अपॉन 4 इंटू 0.45। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 45 से 45, 4 से 4 कैंसिल हो गया। जब इधर करोगे तो 24,184 आया। ठीक, और दूसरे का अगर निकालना होगा तो एन क्यू बराबर वही 4 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 46.46 अपॉन 4 इंटू 0.46। ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 188 है ना। थोड़ा दिमाग भी लगाना यार, टाइम मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे मैंने फालतू का कैलकुलेशन किया, इसकी कोई जरूरत थी नहीं यार, हमारा टाइम लग गया ना। हम डायरेक्ट वैल्यू रखते तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 184 एंड 180, तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ये आपका। ठीक है ना, चलिए। टाइम टेकन बाई 836 वॉट हीटर टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। कि कह रहा है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कि जो यहां पे दे रखा है। तो अगर हम बात करें, P बराबर होता है W अपॉन टी, 836 W हो गया MS डेल्टा टी, M 1 लीटर दे रखा है। तो 1 लीटर को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो 1 लीटर में होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होगा, डेंसिटी 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो वो मास हो गया 1। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट जूल में लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाट दे रखा है, तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि मास किलोग्राम में लिया। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 10 से 40 30, और ये आ गया आपके आ गया टाइम टी। तो टी बराबर 4.2 इंटू 10 की पावर 30 10 की पावर 3 सॉरी 30 अपॉन 836, तो 6 3। तो इसको डिवाइड करते हैं जरा, ये आएगा, थोड़ा इसको सॉल्व कर ले। 42 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 836, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 21,418 ये आया, और ये आ जाएगा कितना 63 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे मुझे लग रहा है कि 1 और देखो एक 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 100 से ज्यादा आना है तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन होगा। क्रैक सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल बोला गया, और जो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है जो 1/b है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। A system is provided 200 कैलोरी ऑफ हीट, ये 200 कैलोरी है, मतलब ये U डेल्टा Q या डेल Q जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये आपका DW हो गया या डेल W हो गया ये। देन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं, देखो यार ये कैलोरी में और ये जूल में, तो कैलोरी को जूल में चेंज किया तो डेल्टा Q आपका हो गया 4.2 840 जूल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिया जा रहा है प्लस साइन के साथ, यहां पे वर्क डन बाय सिस्टम है तो ये भी प्लस साइन के साथ आएगा, कितना 40। तो डेल्टा यू बराबर कितना आ जाएगा 800 जूल, प्लस साइन के साथ आ रहा है, मतलब जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए 41, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सप्रेशन फॉर परफेक्ट गैस द वॉल्यूम ऑफ डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल। कौन सा बेटा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे आइडियल गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, पीवी और कांस्टेंट। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हमें डेल्टा P अपॉन P निकालना है, तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा P इंटू V प्लस V इंटू डेल्टा P।
और कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो डेल्टा पी इंटू वी बराबर माइनस वी इंटू, मैंने गलत कर दिया थोड़ा, डेल्टा पी इंटू वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी बराबर जीरो, कांस्टेंट हो गया। डेल्टा पी इंटू वी बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी। अपने को डेल्टा पी अपॉन पी निकालना था, माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा, ये आपका आया। और मुझे दिख रहा है ये सेकंड ऑप्शन होगा, तो 41 का आपका क्या सही हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 42 अ स्टैंडिंग वेव, दो ट्रेवलिंग वेव के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव की स्पीड जीरो होती है और वो एनर्जी का प्रोपागेशन नहीं करती है, और जो ट्रेवलिंग वेव होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे सेम स्पीड से चल रही होती है। तो मेक्स अ लाउड नॉइज नहीं, नन ऑफ दिस इज कंपोज्ड अ सिंगल ट्रेवलिंग वेव, ये सभी गलत है। डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, ये आपका सही है। 43 व्हेन अ 1 सेंटीमीटर थिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V, ठीक है भाई। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V by the threshold wavelength for the metallic surface is, threshold wavelength निकाला गया। तो वही आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जो E के बराबर है वो E माइनस फाइव है, और E के E इंटू वी नॉट मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल वो V गिवन है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एच सी अपॉन लैम्डा, और ये आपका एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। मेटालिक सरफेस चेंज नहीं हो रही, ये फाइव हमेशा सेम रहेगा, ठीक। और इसके लिए अगर हम देखें तो यहां पर आपका ई वी बाई 3 हो जाएगा, और ये एच सी अपॉन 2 लैम्डा होगा, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, ओके। अगर यहां पे ई वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ध्यान से देखो हर एक टर्म में एच सी आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 1/3 लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा नॉट बराबर 1/2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट, ओके। तो अब थोड़ा आजू बाजू खेल लो, लैम्डा नॉट फैमिली एक तरफ और लैम्डा वाली फैमिली एक तरफ। 1 लैम्डा नॉट माइनस 1/3 लैम्डा नॉट। अगर इसको मैं देखूं तो एलसीएम आ गया अपना 3 लैम्डा नॉट, और यहां पर जो बना ये आया 2 लैम्डा नॉट, और ये भी 6 लैम्डा पे आया, और यहां पे अभी ये तो गड़बड़ लिख दिया मैंने, ये सिर्फ इतना आने वाला है, इसको हटाओ, ठीक। यहां पे भी 6 आया और ये आया 3 माइनस 2, ठीक है भैया। तो ये 1 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 2 आ गया, लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा। ये सॉल्व करने पर आया, और ऐसा कहीं भी ये आंसर होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 इन यंग एक्सपेरिमेंट विद वन सोर्स एंड टू if one of the slit is covered with black paper, अगर बेटा ब्लैक पेपर से किसी एक स्लिट को कवर्ड कर दोगे तो फिर ओपेक बॉडी से कवर करने की वजह से उसको लाइट रे पार करके नहीं जा पाएगी, और जब पार करके नहीं जा पाएगी तो रास्ते में जो सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। जब सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव नहीं हो पाएगा तो जो स्क्रीन पर फिर जो पैटर्न मिलना चाहिए था, जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइट पास हो पाएगी। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है द फ्रिंज विल बी डार्क नहीं, गलत है। फ्रिंज विल बी नैरो, गलत है। फ्रिंज विल बी बॉर्डर, गलत है। नो फ्रिंज विल बी ऑब्टेन एंड द स्क्रीन विल हैव, हाँ, तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। अ कैंडल प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फ्रॉम्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर एंड ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ एंड द टाइप ऑफ लेंस इज 1/f। देखो भैया टाइप ऑफ लेंस की बात करें तो जो इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पे बन रहा है, तो वो तो कॉन्वेक्स आने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पे देख लेते हैं, ये आपका कितना 175 आएगा, u माइनस साइन के साथ पुट करेंगे तो 127 आएगा, 25 आएगा, सॉरी। एलसीएम आपका कितना आया, 75 आया, 1 + 3 f बराबर आया 75/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18.75 सेंटीमीटर आ रहा है, प्लस साइन के साथ है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के साथ जाना पसंद करेंगे। 18.75, तो ये आपका 45 का आपका सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ओके। तो ये बेटा आज कुछ मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया, आई होप अगर कोई डाउट रहा होगा तो दूर हो गया होगा। अब बस ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, आप मेहनत करते रहिए, आप नर्वस मत होइए,
आपके अंदर बहुत एनर्जी, आपने बहुत पूरी मेहनत की हुई है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग आगे ऑनलाइन पेपर में मिलेंगे, आप पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू।